नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। ग्रहण का असर बाबा महाकाल के दरबार में नहीं होगा। विधिवत रूप से जो भी नियम कार्य होते हैं वह किए जाएंगे। सारे मंदिर बंद रहेंगे, लेकिन महाकाल दूर से ही अपने भक्तों को दर्शन देंगे। 18 साल बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। 18 साल बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम बाबा महाकाल के दरबार की बात करें तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण या किसी भी ग्रहण का असर नहीं माने किया जाता है। ग्रहण काल में केवल बाबा को स्पर्श नहीं किया जाता, लेकिन उनकी पूजन पाठ और विधि विधान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक कारण है कि चंद्र ग्रहण पर भी मंदिर का नियमित रूप से पूजन व्यवस्था की गई है। ग्रहण काल समाप्त होते ही पूरे मंदिर प्रसिद्ध परिषद को धोया जाएगा, जितने भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं और पुजारी, वे सब नहाने के बाद ही बाबा महाकाल को स्पर्श कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को भी 1 घंटा देरी से भस्म आरती में प्रवेश लेने की बात मंदिर की पुजारी द्वारा कही जा रही है। के दौरान मंदिर की जो परंपरागत व्यवस्था है वो प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि वेद काल भी जो बैठ रहा है वो 11 बजे के बाद में बैठ रहा है, तो भगवान का जो भोग है वो भी 11 बजे की मध्यकाली भोग में लग जाता है। चूँकि वेद काल के अंदर सायंकाल भगवान को सायंकाल दूध का भोग लगता है, तो वो परंपरागत तरीके से दूध का भोग लगेगा। रात की 11 बजे शयन आरती खत्म होने के पश्चात गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाएंगे। प्रातःकाल पट खुलने के पहले समस्त कर्मचारी, क्योंकि चूँकि बाबा महाकाल का दरबार है, यहाँ पे रात की 12 बजे से ही दर्शनार्थियों की लाइनें लग जाती है, इसलिए समस्त दर्शनार्थियों से निवेदन किया गया है कि वो ग्रहण समाप्ति के बाद में स्नान करके ही मंदिर के अंदर आएँ। कर्मचारियों से भी यही निर्देश दिए गए हैं कि समस्त कर्मचारी ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके ही मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को अंदर संभालेंगे। सबसे पहले मंदिर के पूरे चारों परिसर का पूरा मंदिर को धोया जाएगा। उसके बाद गर्भगृह के पट खुलने के पश्चात परंपरागत जो भी व्यवस्था भस्म आरती की है वह की जाएगी। किसी भी प्रकार कोई बदलाव किया जाएगा क्या ग्रहण के दौरान, क्योंकि 2:24 पे समाप्त होगा? देखिए, बाबा महाकाल के पट खुलने का समय 4 बजे का है, इसलिए 2:24 पर गर्भगृह समाप्त होने के पश्चात ही दर्शनार्थियों को 3 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। चूँकि सामान्यतः दर्शनार्थी को रात की 12 साढ़े 12 बजे से मंदिर के अंदर प्रवेश देना और बैठाना चालू कर दिया जाता है भस्म आरती के लिए, किंतु इस बार 3 बजे के बाद में ही गर्भगृह 3 बजे के बाद में ही दर्शनार्थी को प्रवेश दिया जाएगा। जय महाकाल। दूसरा, जो अन्य मंदिर है, अन्य मंदिरों में तो ग्रहण का असर देखा जाता है, क्या वहाँ की? देखिए, अन्य मंदिरों की व्यवस्थाएं अलग है। वहाँ पे वेद काल के अंदर ही मंदिर के भगवान के पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनादिकाल से ही यह व्यवस्था चली आ रही है कि गर्भगृह चालू रहता है और उसको किसी प्रकार से पारंपरिक व्यवस्थाओं को अंदर बड़ा बदलाव नहीं होता है। इसलिए महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था जो अनादिकाल से चली आ रही है उसी के हिसाब से चलेगी। जैसे हाँ, सूतक काल से ही वैष्णव मंदिर और शिव मंदिर भी, जितने भी बड़े बड़े मंदिर है भारतवर्ष के, वो बंद कर दिए जाते हैं। किंतु ये एक अजीब ही संयोग कहें या ये अनादिकाल की कोई बड़ी परंपरा या कोई घटना कहें कि ऐसा कुछ अनादिकाल में आज से 1000 वर्ष पूर्व ऐसी कोई घटना घटी होगी, जिसके कारण उस समय के ऋषि मुनि और मंदिर के जो उस समय के जो पुजारी रहे होंगे, उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि कालों के काल महाकाल के दरबार के अंदर पट खुले रहना चाहिए, दरवाज़ा बाबा का बंद नहीं होता है। इसलिए जो अनादिकाल की हजारों वर्ष की जो परंपराएं हैं वो आज भी चली आ रही है। कहा यह जाता है शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का बड़ा महत्व माना जाता है, चंद्रमा के सामने रखा जाता है, तो उससे देखिए, चंद्र ग्रहण होने के पश्चात जो छत के ऊपर जो खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के चंद्रमा उस समय दूषित होता है, इसलिए ग्रहण समाप्ति के बाद में स्नान ध्यान करने के बाद में छत के ऊपर रखकर दूध को रखना चाहिए, उसके पहले नहीं रखना चाहिए। बड़नगर में कांग्रेस ने बदला उम्मीदवार, तो राजेंद्र सोलंकी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हजारों उम्मीदवारों के साथ भरा नामांकन। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी व निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। जिले की अलग अलग विधानसभा में नामांकन जमा होना भी शुरू हो चुके हैं। ऐसा ही नजारा शुक्रवार को उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में भी देखने को मिला। जिले की अलग अलग विधानसभा में नामांकन जमा होना भी शुरू हो चुके हैं। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में देखने को मिला। यहाँ शुक्रवार को कांग्रेस के प्रत्याशी मुरली मोरवाल के अलावा 2 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी और प्रकाश गौड़ नामांकन फॉर्म जमा कराने के इसके बाद मुरली मोरवाल ने भोपाल जाकर अपने समर्थकों के साथ प्रत्याशी बदलने को लेकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद पार्टी ने राजेंद्र सोलंकी के स्थान पर मुरली मोरवाल को अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर चुनाव लड़ने का फैसला लेते नामांकन फॉर्म भरा। आज जब सोलंकी नामांकन फॉर्म जमा करने निकले तो उनके साथ भीड़ नहीं, लोगों का सैलाब था। जिस रास्ते वह निकल रहे थे तो उनके पीछे लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा था। आज राजेंद्र सोलंकी ने कहीं ना कहीं आज नामांकन फॉर्म जमा करने के साथ ही पार्टी को भी अपनी ताकत दिखा दी है।
और पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रत्याशी बदलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। वहीं कांग्रेस से मुरली मोरवाल ने भी आज नामांकन फॉर्म जमा किया। ज्ञात हो कि जब मुरली मोरवाल नामांकन फॉर्म जमा करने बड़नगर की सड़कों से निकले तो उनके साथ समर्थक बहुत कम थे। अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन आमजन की पसंद था, जिसके लोगों का हुजूम था वह, या जिनके साथ गिने चुने लोग थे वह, या कोई और लोगों की पसंद बनेगा। समर्थन तो आपने देखा ही है कि किस प्रकार मिल रहा है। थोड़ा समर्थन बड़नगर क्षेत्र का मेरे पास कांग्रेस द्वारा मुझे दी गई थी, मेरा लिस्ट में नाम आया था और बिना किसी कारण के टिकट परिवर्तित कर दी गई। क्यों परिवर्तित कर दी गई उसका कोई कारण नहीं है, ना कोई मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, ना मैं ऐसा भी नहीं कि मैं सर्वे में नहीं था। तो अगर सर्वे में था तो मुझे टिकट दी गई और फिर 2 दिन बाद का सर्वे चेंज हो गया। इन सब बातों को लेकर नामांकन दाखिल कर रहा हूँ और चुनाव आपकी टिकट बदली तो आपने कवरेज कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ। मेरी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई, ना मेरे पास कोई फोन आया। अगर आप सब पार्टी वाले बोलते कि मतलब बेच जाइए, क्या आपका ऐसा नहीं, पार्टी वाले दी क्यों, अगर काटनी थी नहीं देनी थी, नहीं देते तो हम काम करते हैं। आप तो जीत करके कितने आश्वस्त हैं? वो अच्छे मतों से जीतेंगे। और क्या मुद्दों के लेकर बीच में जाएंगे लोगों के बीच? बेरोजगारी का मुद्दा है, खेती का मुद्दा है, सिंचाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये सब मुद्दे लेके जाएंगे। चंद्र ग्रहण के चलते चामुंडा माता मंदिर पर एक दिन पूर्व शरद पूर्णिमा का पर्व मनाते हुए खीर का वितरण किया गया। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चंद्रमा के सामने रखकर खीर को बांटने की परंपरा सदी से चली आ रही है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चंद्रमा के सामने रखकर खीर को बांटने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरण अगर खीर में पड़ जाती है तो खीर खाने वाले के जितने भी लोग दुख दर्द होता है वह सब दूर हो जाते हैं। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण होने के चलते चामुंडा माता मंदिर पर एक दिन पहले ही खीर का वितरण किया गया। मंदिर के पंडित सुनील चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्र ग्रहण में खीर का वितरण नहीं किया जा सकता था, इसीलिए एक दिन पहले ही खीर बनाकर रात भर चंद्रमा की किरण दिखाने के बाद सुबह 12 बजे तक खीर का वितरण किया गया। रात 12 बजे चामुंडा माता मंदिर पर आरती की गई, जिसमें बड़े संख्या में श्रद्धालुओं शामिल हुए। खीर खाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। स्वरूप चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति प्रतिवर्ष नवरात्रि महोत्सव करती है। उसी में शरद पूर्णिमा का दिन मनाती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन 1.5 से 2 कुंटल दूध की खीर बना के वितरित करते हैं प्रसाद। अब चूँकि आज ग्रहण था इसलिए एक दिन पहले जो है खीर का वितरण आज सुबह तक करा, आज सुबह 12 बजे तक करा और शरद पूर्णिमा पूरी तरह मना ली। अब 4 बजे से वेद लग जाएंगे और रात को ग्रहण है, इसलिए ये सब 4 बजे तक पहले सारे कार्यक्रम पूर्ण करें। कितने सालों से परंपरा बड़े वर्षों से चली है अपना? अमित शाह की आम सभा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम पर आला अधिकारियों के लिए बैठक कर 1500 का पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में रहेगा तैनात। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे में कई स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे में कई स्टार प्रचारक अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शहीद पार्क पर आम सभा को संबोधित कर उज्जैन जिले में भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कंट्रोल रूम पर आला अधिकारियों की बैठक लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह का कोई रूट डायवर्जन नहीं किया जाएगा, आम लोगों को दिक्कत न आए ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में 1500 से अधिक का पुलिस बल लगाया जाएगा। आपको बता दें कि अमित शाह करीब 1.5 घंटे से अधिक उज्जैन शहर में बिताएंगे। उसके बाद उज्जैन से वोट की अपील करवाना होगा। उज्जैन जिले में कल प्रस्तावित जो वीआईपी विजिट है उसको लेके ऑफिसर्स को ब्रीफ किया गया है और जो तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। सर, सुरक्षा को लेकर किस प्रकार के इंतजाम और कुछ ट्रैफिक प्लान भी चेंज किया गया है? इसमें प्रमुख तौर पर कोई ट्रैफिक प्लान चेंज नहीं किया गया और जो भी मुख्य बिंदु रहेंगे वो विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे और इसमें जो फोर्स है उसकी ब्रीफिंग वगैरह करके जिस हिसाब से पूर्व की व्यवस्थाएं लगती हैं उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लगभग 1500 के आसपास का बल इसमें लगेगा। पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर की तोड़फोड़, घर के बाहर खड़ी ऑटो भी फोड़ी। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार होने की देते हैं धौंस। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के मुनीनगर में देर रात आरोपियों ने घर पर पथराव करना शुरू कर दिया। घर के बाहर खड़ी ऑटो में भी तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत लेकर महिला पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची, जहां सपा ने संबंधित
थाने पर जांच के बाद दोनों ही पक्षों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही। पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि घर के पास में रहने वाला पटवारी और उसके परिजन पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार हैं और वहां आए दिन इस बात की दोष देते हैं कि अपने रंगदारी जमाने के लिए गुंडागर्दी और मारपीट की घटना करते हैं। कल रात को भी जब आरोपियों ने महिला के घर पर पथराव किया तो वह शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां एसपी ने जांच के बाद कार्यवाही की बात कही। पहले की बात के कारण कल फिर हमारे ऊपर ये हमला करा गया। हमें रात में घर में घुसकर 1:30 बजे करीब राजू राजू करके आवाज़ लगी गई मेरे भाई के नाम पर, और जैसे ही हम निकले तो मारा पीटी शुरू हुई। मुझ पर इज्जत पे हाथ डाला गया। उसके बावजूद हम जब पत्थर फेंकने लगे, ये देखिए हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, हम अंदर जब गए तो बहुत सारे पत्थर फेंके गए। हमारी ऑटो गाड़ी है उसको फोड़ा गया, हमारे घर के कांच फोड़े गए। उसके बावजूद ऊपर जाके इनके बेडरूम में जाकर दरवाजा तोड़ के कुंडी तोड़ के इनके बेडरूम में घुस गया। वो 2 दरवाजे तोड़कर इनके सामान वगैरह भी बिखरा है, घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है। हम अपनी छोटी सी बच्ची को भी छोड़ कर आए हैं। ये जो शिखर सोलंकी है, इसके पिताजी राजेंद्र सोलंकी ये पटवारी हैं, और इनके चाचा जो हैं डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी है, कि उन्हीं के कारण उस शय पे हमें बहुत परेशान कर रहा है। क्या विवाद था पूरा, किस तरह का विवाद था? ये रोज दारू पीता है, गुंडागर्दी करता है, हमारे घर के सामने गालियां बकता है। जिसकी आज हमारे घर में हम 3 औरतें हैं, हम 4 औरतें, एक छोटी बच्ची हम घर छोड़ के आए हैं। हम रहते हैं अकेले घर में। हमने विवाद उठाया कि भैया नहीं करो, पीना है अपने घर आगे जाके पियो तुम। तो उस बात पे कि भाई मैं तो पीऊँगा, तुम्हारी क्या औकात कि तुम मुझे बंद करो। हाँ, तुम की क्या औकात क्यों कि तुम मुझे मना करो। 2 दिन पहले भी आपके साथ मारपीट हुई? 2 दिन पहले भी ये मारपीट हुई। मेरी मम्मी की स्कैल्प में इंजरी है, इनका MLC भी कराया गया, मेरा भी MLC करा गया, मेरे भाई का भी MLC कराया गया। हम 3 और कल ही डिस्चार्ज हुए 2 दिन एडमिट होने के बाद। फिर कल भी उसके बावजूद भी रात को पूरा प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। इसके यही तो है, तभी तो वो रात को हमारे घर में गुंडे लेके घुस गया। साहब से मिले आप, क्या कहा इन्होंने? साहब ने हमें कहा है कि संबंधित थाने को फोन लगाया और उन्होंने कहा है कि दोनों की कार्रवाई की जाए। कौन से थाने का मामला, कहाँ पर रहते हैं आप? क्या है थाने के मामला है, हम मुनि नगर 49 वार्ड में रहते हैं। वो सामने वाली पट्टी व्यासनगर में रहता है। आपका नाम बताइए। वर्षा सिंह, पिता भगवान सिंह। महाकाल मंदिर भस्म आरती में 2 युवकों द्वारा श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूलकर उन्हें प्रवेश दिलाने का मामला सामने आया है। शनिवार को अल सुबह मंदिर कर्मचारियों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी निकालकर छानबीन करने की बात कह रही है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रवेश की अनुमति सिर्फ प्रवेश धारकों को मिल पाती है। ऐसे में अवंतीपुरा निवासी सुनील वर्मा और ज्ञान टेकरी निवासी अनिल प्रजापति को मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने चलित भस्म आरती में आए भक्तों से राशि वसूलकर भस्म आरती में प्रवेश दिलाने की बात करते पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को महाकाल थाने पुलिस के हवाले कर दिया गया। CSP ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 2 युवकों को पकड़ा है जो कि भक्तों को अनाधिकृत रूप से प्रवेश दिला रहे हैं। पुलिस सुनील के खातों की भी जांच करेगी। पुलिस को पता लगा है कि ये दोनों कई दिनों से इस तरह के गोरख धंधे में लिप्त थे और इन्हीं के खातों से कुछ परमिशन भी बनी है। सुनील वर्मा और अनिल प्रजापत जो कुछ लोगों को बिना टिकट के ही लाइन में एंट्री करवा रहे थे, तो इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनको थाने पर लगाया गया है। उनको पूछताछ की जा रही है और उनके संबंध में महाकाल मंदिर प्रशासन समिति को भी सूचित किया गया है। उनके द्वारा भी जो भी एप्लीकेशन भेजा गया है उसके आधार पर संबंधित पर कार्रवाई की गई है। सर, भस्म आरती के समय यहाँ पर महाकाल मंदिर के इतने कर्मचारी मौजूद रहते हैं, उनकी मौजूदगी में अगर प्रवेश हो रहा था तो उनके खिलाफ भी कुछ जानकारी? उसके संबंध में अभी हमारी टीम के द्वारा वीडियो वगैरह भी मंगाए गए हैं। जो भी महाकाल मंदिर प्रशासन समिति के सदस्य हैं या फिर जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड हैं, उनकी मौजूदगी में इस टाइप की गतिविधियाँ चल रही हैं। निश्चित तौर पर वो भी इसमें आरोपी बनाए जाएंगे। सर, जिन 2 लोगों को भी इजाजत में लिया गया, सर उनके अकाउंट में खंगा ले गया, बड़ा ट्रांजेक्शन भी सामने आने की बात आ रही था, किस तरह का पूरा मामला? अभी हमारी जो IO हैं वो संबंधित के अकाउंट्स वगैरह और जो भी चीज़ें हैं उनका फ़ोन डिटेल्स वगैरह की जांच कर रहे हैं। जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो केस डायरी में सम्मिलित की जाएंगी। कौन कौन लोग इनके साथ में, तो कुछ नाम सामने आए? अभी तो केवल 2 ही लोगों के नाम सामने आए हैं जो खुद ही आरोपी हैं। इसके अलावा अन्य जिन लोग हैं वो जाँच के बाद आरोपी बनाए जाएंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।